ओजोन लेयर इज फाउंड इन व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? ओजोन लेयर वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? सही जवाब है स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसमें ओजोन गैस होता है। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन से ही बनता है। नॉर्मली ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स रहते हैं, लेकिन ओजोन के एक मॉलिक्यूल में तीन ऑक्सीजन एटम्स रहते हैं। ओजोन लेयर को प्रोटेक्टिव लेयर इसीलिए कहा गया क्योंकि सन से आने वाले हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को ये एब्जॉर्ब करती है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। ये ओजोन लेयर पतला होते जा रहा है और इसका सबसे बड़ा रीजन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्रिज और एसी से निकलता है। ओजोन लेयर को बचाने के लिए 1987 में एक ग्लोबल एग्रीमेंट साइन किया गया जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसको भी याद रखिए। अब आइए एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। एटमॉस्फेयर में टोटल 5 लेयर्स होते हैं। पहला है ट्रोपोस्फेयर जो ज़मीन से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर जो 12 से 50 किलोमीटर तक की रेंज तक होता है और इसी में ओजोन लेयर होता है। एरोप्लेन्स भी इसी में फ्लाई करते हैं। तीसरा है मेसोस्फेयर जो 50 टू 85 किलोमीटर तक होता है और ये लेयर हमें मेटियोर स्ट्राइक से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर जो 85 से 600 किलोमीटर तक होता है और ये बहुत गर्म लेयर है। और आयोनोस्फेयर भी इसी के अंदर आता है जिससे रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। स्पेस शटल और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहीं ऑर्बिट करते हैं। थर्मोस्फेयर को कम्युनिकेशन लेयर भी कहा जाता है। इसके बाद है एक्सोस्फेयर जो 600 टू 10,000 किलोमीटर तक होता है और ये आखिरी लेयर है। सैटेलाइट्स यहीं ऑर्बिट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड द गुप्त एम्पायर? गुप्त एम्पायर की स्थापना किसने की थी? द राइट आंसर इज श्रीगुप्त। गुप्त एम्पायर को पावरफुल बनाया चंद्रगुप्त ने। इन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल अपनाया था। मैरिजेस और अलायंसेस से अपनी किंगडम को और पावरफुल बनाया। इनका बेटा समुद्रगुप्त अगले राजा बने और गुप्त एम्पायर को अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन तक पहुंचाया। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद राजा बने इनका बेटा विक्रमादित्य। इनको चंद्रगुप्त सेकंड भी कहा जाता है। उसके बाद आए विक्रमादित्य के बेटे कुमारगुप्त जिन्होंने बनवाया था नालंदा यूनिवर्सिटी। गुप्त पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। गुप्त अंपायर का कैपिटल था पाटलिपुत्र जो अभी पटना में है। आइए अब अगला सवाल देखें हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डिनेस्टी? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? द राइट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले एक टर्किश स्लेव हुआ करते थे जो बाद में मोहम्मद घोरी के अंडर जनरल एंड गवर्नर ऑफ दिल्ली बने। घोरी के मरने के बाद उन्होंने अपने आप को सुल्तान ऑफ दिल्ली घोषित कर दिया और स्लेव डायनेस्टी को स्थापित कर दिया 1206 के अराउंड। स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये लाखों में डोनेशंस करता था। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट किया था, लेकिन इसको ये ख़त्म नहीं कर पाए क्योंकि 1210 में पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इनकी मौत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे इल्तुतमिश जो बाद में सुल्तान बन गए और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इन्होंने पूरा किया। तनका और जीतल जैसे कॉइन्स इशू किए थे और 1236 में इनकी भी मौत हो गई बीमारी के कारण। लेकिन मरने से पहले इन्होंने अपनी बेटी राजिया को नेक्स्ट सुल्तान डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि उनके बेटों से ज़्यादा सक्षम थी राजिया और फिर वो बनी दिल्ली सुल्तानेट की पहली और ओनली फीमेल रूलर। विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही आंसर है स्टेपस। ये स्टेपस हमारे मिडिल ईयर में होता है और साउंड वाइब्रेशंस को मिडिल ईयर से इनर ईयर तक पहुंचाता है। बाकी ऑप्शंस में से इंपॉर्टेंट है फेमur जो कि हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए ड्राई सेल? ड्राई सेल में किस प्रकार की एनर्जी स्टोर्ड होती है? आंसर इज केमिकल एनर्जी। जॉर्जस लेक्लेंच ने ये ड्राई सेल का इन्वेंशन किया था 1866 में। सबसे पहला इलेक्ट्रिकल सेल इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर वोल्टा ने जिसका नाम था वोल्टेक पाइल। एक ड्राई सेल के आउटर बॉडी जिंक कंटेनर का होता है जो एनोड यानी नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है। कार्बन या ग्रेफाइट रोड से बनता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल जिसको हम कैथोड कहते हैं और एनोड और कैथोड के बीच होता है एक इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट जो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड से बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु बिल्ड द रेड फोर्ट? लाल किला किसने बनवाया था? आंसर इज शाहजहां। रेड फोर्ट का पुराना नाम था किला ए मुबारक। इसको 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। हर इंडिपेंडेंस डे को प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट पर तिरंगा लहराते हैं। शाहजहां ने इसके अलावा ताजमहल, जामा मस्जिद और शाहजहां मॉस्क बनवाया था। अब अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन।
लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वाइसरॉय थे और फिर इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। इसके बाद सी राजगोपालाचारी बने इंडिया के गवर्नर जनरल। ये इंडिया के गवर्नर जनरल बनने वाले एकमात्र इंडियन थे। 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के साथ इस पोस्ट को भी अबोलिश कर दिया गया। विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? द राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन भी ग्रीन हाउस गैसेज ही हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए यही जिम्मेदार है। अर्थ से जो हीट स्पेस में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब करके वापस अर्थ पर ही भेज देता है, जिससे एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्टर्ड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किसने लागू किया था? सही जवाब है लॉर्ड वेलेस्ली। 1799 में वेलेस्ली ने फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान को हराया था। इसी से ब्रिटिश ने मैसूर को कैप्चर किया। आइए अब बाकी ऑप्शंस के बारे में भी जानते हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वार जो 1817 से 1882 तक चला था, उसमें हेस्टिंग्स ने मेजर रोल प्ले किया था। इससे मराठा पावर खत्म हो गया और पेशवा बाजीराव सेकंड को हराकर बिथुर में पेंशन पर भेज दिया गया। हेस्टिंग्स ने एंग्लो नेपाल वार भी लड़ी थी 1814 से 1816 के बीच, जिसमें किंगडम ऑफ नेपाल को हराकर ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन किया गया था 1816 में। इस ट्रीटी के तहत नेपाल को काफ़ी क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया को देना पड़ा, उसी में सिक्किम भी इंक्लूडेड था। अगला है लॉर्ड डलहौसी, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था। इससे अगर किसी राजा को बायोलॉजिकल बेटा नहीं होता तो उसका किंगडम ब्रिटिश के पास चला जाता था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण ही झांसी की रानी ने ब्रिटिश के साथ फाइट किया। इसके अलावा डलहौसी ने इंडियन रेलवे स्टार्ट किया था 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच। टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम का भी विकास डलहौसी ने किया था और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की शुरुआत भी डलहौसी ने ही किया था। अब अगला सवाल देखते हैं, हु फाउंडेड द चोल एम्पायर? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है विजयालय चोल। इन्होंने 850 सीई को चोल एम्पायर की स्थापना किया था। विजयालय ने तंजौर को कैप्चर किया था, जिसका नाम अभी तंजावुर है। इसके बाद चोल के स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर बने राजा राजा, और उन्होंने बनवाया था तंजावुर का बृहदेश्वरा टेम्पल, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इनके बेटे थे राजेंद्र, जिन्होंने चोल एम्पायर को अपने लार्जेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट तक पहुंचाया था। राजेंद्र प्रथम ने चोल एम्पायर का नया कैपिटल भी बनवाया था, जिसका नाम था गंगाईकोंडा चोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन व्हिच ईयर? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? द राइट आंसर इज 1764। बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक कंबाइंड इंडियन अलायंस के बीच। इंडियन अलायंस में थे मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, और ब्रिटिश कमांडर थे हेक्टर मुनरो। ब्रिटिश ने अलायंस को बुरी तरह से हरा दिया था। इसके बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड और सुजाउद्दौला के बीच, जिससे ब्रिटिश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूरा कंट्रोल मिल गया था। इससे पहले 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें मीर जाफर की गद्दारी के कारण ब्रिटिश को जीत हासिल हुई। लेकिन बक्सर में ब्रिटिश ने असली मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाई और अलायंस को ही हरा दिया। इससे ब्रिटिश को इंडिया में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल गया। ये सारे पॉइंट्स अपने आप में ही एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए थे, तो आप लोग ईच एंड एवरी पॉइंट को पूरे ध्यान से नोट करिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है? द राइट आंसर इज विटामिन के। विटामिन के हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स और मीट से मिलता है। बाकी ऑप्शंस में है विटामिन ए, जो हमारे विजन को स्ट्रॉन्ग करता है और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। विटामिन ए हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट और डेयरी प्रोडक्ट्स से मिलता है। विटामिन डी हमारे हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ये हमारे स्किन में सिंथेसाइज होता है जब हम सनलाइट में जाते हैं। इसके अलावा एक और विटामिन है जो हमारे बॉडी में ऑटो सिंथेसाइज होता है। वो कौन सा विटामिन है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड? ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी? इसका आंसर है 1809। ट्रीटी ऑफ अमृतसर सिख एम्पायर के महाराज रंजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच साइन हुआ था।
ब्रिटिश को डर था कि महाराज रणजीत सिंह कहीं सिख अंपायर को एक्सपेंड करते हुए ब्रिटिश टेरिटरीज को ना कैप्चर कर ले। इसीलिए वार को अवॉइड करने के लिए दोनों साइड ने एग्रीमेंट किया और क्लियर बाउंड्रीज मार्क किया। इसके अलावा एक और ट्रीटी ऑफ अमृतसर है जो 1846 में साइन हुआ था। आइए समझते हैं कैसे और क्यों। 1839 में राजा रणजीत सिंह के मरने के बाद ब्रिटिश एम्पायर कमज़ोर पड़ने लगा। ब्रिटिश ने इस चीज़ का फ़ायदा लिया और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट कर दिया, जो 1845 से 1846 तक चली थी। इसमें सिख अंपायर को बुरी तरह से ब्रिटिश ने हरा दिया। और फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ 1846 में, जिसमें ब्रिटिश ने पंजाब और कश्मीर जैसे टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया। इसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ 1846 में ब्रिटिश और जम्मू के रूलर राजा गुलाब सिंह के बीच, जो डोगरा डायनेस्टी के थे। इस ट्रीटी के तहत ब्रिटिश ने कश्मीर को राजा गुलाब सिंह के पास भेज दिया, क्योंकि राजा गुलाब सिंह ने ब्रिटिश को हेल्प किया था फर्स्ट एंग्लो सिख वार के दौरान। इसी ट्रीटी से जम्मू कश्मीर में ऑफिशियली डोगरा रूल स्टार्ट हुआ, जो 1947 तक चला था। तो उम्मीद है अभी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर को लेकर। जिस तरह से हम हिस्ट्री के फैक्ट्स को सिंपल स्टोरीज के हिसाब से समझ रहे हैं, उससे आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा। और अगर आप रिवीजन भी कर रहे हैं तो आपको आसानी से सारा कुछ याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न? भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही जवाब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। ये इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट रहे थे। ऑक्सफोर्ड और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे थे और इन्होंने इंडियन फिलोसफी को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। इनके बर्थडे 5 सितंबर को इंडिया में टीचर्स डे मनाया जाता है। इसी साल श्री राजगोपाल आचार्य और सीवी रमन को भी भारत रत्न दिया गया था। सीवी रमन को 1930 में रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सही जवाब है समुद्रगुप्त। विच वेद इज द ओल्डेस्ट? सबसे पुराना वेद कौन सा है? द राइट आंसर इज ऋग्वेद। इसको 1500 से 1200 बीसीई के अराउंड कंपोज किया गया था। इसमें 1028 हिम्स हैं। ऋग्वेद को वैदिक संस्कृत में लिखा गया था। और बाकी ऑप्शंस में है समवेद, जो म्यूजिक से रिलेटेड है। यजुर्वेद में रिचुअल्स और सेक्रिफिशियल फार्मूलाज हैं। और अथर्ववेद को वेद ऑफ एवरीडे लाइफ या वेद ऑफ मैजिकल फार्मूलाज कहा जाता है। आयुर्वेद का रूट आपको अथर्ववेद में मिलता है। अब अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइट और? बॉक्साइट ओर से कौन सा मेटल मिलता है? सही जवाब है एल्यूमिनियम। बाकी ऑप्शंस में है आयरन, जिसका मेन ओर है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। कॉपर का मेन ओर है कैल्कोपिराइट और जिंक का मेन ओर है जिंक ब्लेंड। अगला सवाल है, वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट कोल रिजर्व लोकेटेड? भारत का सबसे बड़ा कोल रिजर्व कहाँ स्थित है? द राइट आंसर इज झारखंड। बाकी ऑप्शंस में है छत्तीसगढ़, जहाँ कोरबा जैसे बड़े कोल फील्ड्स हैं। उड़ीसा में आयरन ओर और बॉक्साइट मिलते हैं। और वेस्ट बंगाल का रानीगंज भारत का सबसे पुराना कोलफील्ड है। अगला सवाल है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? मौर्यन एम्पायर की स्थापना किसने की थी? द राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसारा ने मौर्यन एम्पायर को एक्सपेंड किया था। बिंदुसारा को ग्रीक टेक्स्ट में अमित्रधात का नाम दिया गया। अशोका को मौर्यन रूलर में से सबसे ग्रेटेस्ट माना जाता है और इन्होंने बुद्धिज्म को ग्लोबली स्प्रेड किया था। अशोका's रेन को मौर्यन एम्पायर का गोल्डन एज माना जाता है। अगला सवाल है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक सॉल्ट? भूकंप के स्टडी को क्या कहा जाता है? द राइट आंसर इज सिस्मोलॉजी। और ऑप्शंस में है इकोलॉजी, जो ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप के बारे में है। जियोलॉजी स्ट्रक्चर और हिस्ट्री ऑफ अर्थ से डील करता है। और मॉर्फोलॉजी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी है। अगला सवाल है, व्हिच इज द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत का पहला कौन सा बैंक है? सही जवाब है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये 1770 में एक यूरोपियन एजेंसी अलेक्जेंडर एंड को द्वारा स्टार्ट किया गया था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। एसबीआई की शुरुआत बैंक ऑफ कलकत्ता से हुई है, जो 1806 में स्टार्ट हुई थी। इलाहाबाद बैंक 1865 में स्टार्ट हुई थी और अभी भी चल रही है। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में लाला लाजपत राय और कुछ लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? द राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। ये किताब नेहरू जी ने अहमदनगर फोर्ट जेल में रहते टाइम लिखा था।
इन्होंने और भी किताबें लिखी जैसे प्रिंसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स है जो नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा के लिए लिखा था। ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम, ये इन्होंने अल्मोड़ा जेल में रहते टाइम लिखा था। लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ये भी कलेक्शन ऑफ लेटर्स हैं जो नेहरू जी ने 10 ईयर ओल्ड इंदिरा के लिए लिखा था। इसके अलावा नेहरू जी ने द यूनिटी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर और इन सर्च ऑफ इंडिया भी लिखा था। अगला सवाल है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज एम एस स्वामीनाथन। आइए अब ग्रीन रिवॉल्यूशन को समझते हैं। अर्ली 1960s में इंडिया में लो क्रॉप प्रोडक्शन के कारण फूड शॉर्टेज हो रहा था। बार बार सूखा पड़ने के कारण फीमिन का डर भी चल रहा था। तभी स्वामीनाथन ने सरकार और नॉर्मन बोरलॉग की मदद से इंडिया में हाई यील्डिंग सीड्स लेकर आए। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी लाया गया और इरिगेशन को एक्सपेंड करने के लिए कैनाल्स, ट्यूबवेल्स और पंप्स पे काम किया गया। इससे व्हीट प्रोडक्शन डबल हुआ और इंडिया बन गया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। नॉर्मन बोरलॉग को वर्ल्ड का फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन माना जाता है। वर्गीस कुरियन को माना जाता है फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन, जो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीएटी? वीएटी का फुल फॉर्म क्या है? द राइट आंसर इज वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी लागू होने से पहले इंडिया में अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे। कुछ सेंटर लगाता था और कुछ स्टेट्स। जीएसटी ने सब टैक्सेस को रिप्लेस करके वन नेशन वन टैक्स को इम्प्लीमेंट किया। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और कुछ लोग इसे मजाक में गब्बर सिंह टैक्स भी कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस के वजह से टैक्स सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और डबल टैक्सेशन भी होता था। जीएसटी ने इन सबको सिंप्लीफाई किया। अगला क्वेश्चन है, व्हिच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कौन सा गैस यूज होता है? द राइट आंसर इज क्लोरीन। अगला सवाल है, हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी? सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। इंडिया विंस फ्रीडम इनका ऑटोबायोग्राफी है जिसमें इन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का अपना बीती शेयर किया है। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे और इन्होंने दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे नेशनलिज्म के ऊपर, अल हिलाल और अल बलाग। इनको 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड? संविधान कब अपनाया गया था? द राइट आंसर इज 1949। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का घोषित किया था। इस हिस्टोरिकल डेट को रेस्पेक्ट देने के लिए संविधान इसी दिन लागू किया गया। इस दिन से भारत रिपब्लिक बन गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने पहले प्रेसिडेंट और गवर्नर जनरल वाला पोस्ट एबोलिश कर दिया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे और कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब अगला सवाल देखते हैं, व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? हमारे बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? सही जवाब है लिवर। लिवर के मेन फंक्शंस में से एक है बाइल प्रोडक्शन, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और बाकी ऑप्शंस में है पैनक्रियस जो इंसुलिन बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और थायराइड ग्लैंड को मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए जाना जाता है। अब अगला सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है? द राइट आंसर इज पेरिस। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूएन एजेंसी है जो एजुकेशन, साइंस, कल्चर और पीस को प्रमोट करती है। बाकी ऑप्शंस में है न्यूयॉर्क, जहां पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं जैसे यूएन, यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनएससी एक्सेट्रा, और जेनीवा में भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं जैसे डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक्सेट्रा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही डिटेल वीडियो बनाएं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हु वॉज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब है खान अब्दुल गफर खान। इनको 1987 में भारत रत्न दिया गया। ये भारत रत्न पाने वाले पाकिस्तान के एकमात्र व्यक्ति हैं। अगला सवाल देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स? प्रेसिडेंट्स रूल किस आर्टिकल में दिया गया है? सही जवाब है आर्टिकल 356।
और ऑप्शंस में है आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी के बारे में है, आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी से डील करता है, और आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स से डील करता है। अब अगला सवाल देखते हैं। हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। कुछ इंडिया में शामिल होना चाहते थे और कुछ नहीं चाहते थे। तब सरदार पटेल ने स्ट्रॉन्ग और फियरलेस लीडरशिप के साथ पूरे इंडिया को सक्सेसफुली यूनाइट किया था। इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। विच गैस इज प्रेजेंट इन डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स? एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? द राइट आंसर इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये प्रोपेन और ब्यूटेन ऑर्डरलेस होता है, इसीलिए एलपीजी में इथाइल मेरकप्टेन मिलाया जाता है ताकि लीकेज को स्मेल से डिटेक्ट किया जा सके। अगला सवाल देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इक्वलिटी बिफोर लॉ? कौन सा आर्टिकल इक्वलिटी बिफोर लॉ से डील करता है? द राइट आंसर इज आर्टिकल 14। बाकी ऑप्शंस में है आर्टिकल 12 जो स्टेट को डिफाइन करता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत आते हैं। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से डील करता है, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये रिजर्वेशन अलाउ करती है। आर्टिकल 19 हमें 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स देता है, जिसमें इंक्लूडेड हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, फ्रीडम टू मूव फ्रीली विद इन इंडिया, फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। अगला सवाल है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? द राइट आंसर इज एच.जे. कानिया। सीजीआई को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीजीआई के अपॉइंटमेंट से डील करता है। सीजीआई का कोई फिक्स टर्म नहीं होता, वे 65 ईयर्स के एज होने पर रिटायर करते हैं। सीजीआई को पार्लियामेंट द्वारा रिमूवल या इम्पीचमेंट किया जा सकता है। अगला सवाल है। विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? भारत के सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? सही जवाब है तेहरी डैम। हीराकुद डैम पूरे दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, जो उड़ीसा में है और महानदी पर बना हुआ है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट डैम है जिनपिंग आई डैम, जो चाइना में येलोंग रिवर पर बना है। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम है थ्री गॉर्जेस डैम, ये भी चाइना में यंगसे रिवर पर बना हुआ है। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन की खोज किसने की? द राइट आंसर इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन वर्ल्ड का पहला एंटीबायोटिक है जो निमोनिया, स्किन इन्फेक्शन और बैक्टीरियल फीवर्स के लिए इफेक्टिव होता है। बाकी ऑप्शंस में है लुइस पास्टर, जिन्होंने रेबिस और एंथ्रेक्स जैसे बीमारियों के लिए वैक्सीन निकाला। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था 1796 में। और रॉबर्ट कॉच ने टीबी और कॉलेरा कोजिंग बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया था। कॉच को टीबी बैक्टीरिया की खोज के लिए 1905 में नोबेल प्राइज मिला था। अगला सवाल है। विच इंडियन क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड इन केरला? कौन सा क्लासिकल डांस केरल में ओरिजिनेट हुआ था? द राइट आंसर इज कथकली। केरल से ओरिजिनेट हुए दूसरे क्लासिकल डांस है मोहिनी नाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु से ओरिजिनेट हुआ है, कथक उत्तर प्रदेश से ओरिजिनेट हुआ है और ओडिसी क्लासिकल डांस है उड़ीसा का। अगला सवाल है। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट। आइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ड्यूटी है पूरे देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना। हमारे संविधान में आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में है। सुकुमार सेन इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इम्पीचमेंट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन से आपको 5 और क्वेश्चंस के जवाब मिल गए। आइए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर लोकसभा इलेक्शंस? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज क्या है? द राइट आंसर इज 25 ईयर्स। वोट करने के लिए 18 ईयर्स मिनिमम होता है। पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस लड़ने के लिए मिनिमम एज होता है 21 ईयर्स। और राज्यसभा के मेंबरशिप के लिए मिनिमम एज होता है 30 ईयर्स। अगला सवाल है। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आयुर्वेद? फादर ऑफ आयुर्वेद किसे माना जाता है? सही जवाब है चरक। आचार्य चरक ने चरक संहिता लिखा था, जो एक एंशियंट इंडियन मेडिकल टेक्स्ट है। इन्होंने आयुर्वेद का खोज किया था और ये कनिष्क राजा के कोर्ट में राजवैद्य थे। बाकी ऑप्शंस में है पतंजलि, जिन्हें योग सूत्र के लिए जाना जाता है, सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है और धन्वंतरी को गॉड ऑफ मेडिसिन माना जाता है। वेयर आर द एलिफेंटा केव्स लोकेटेड? एलिफेंटा केव्स कहाँ स्थित है?
द राइट आंसर इज मुंबई। एलिफेंटा केव्स रॉक कट केव्स का एक नेटवर्क है जो एलिफेंटा आइलैंड या घरापुरी पर स्थित है। घरापुरी का मतलब है गुफाओं की नगरी। यहाँ दो ग्रुप्स हैं, 5 हिंदू केव्स और 2 बुद्धिस्ट केव्स। 1987 में एलिफेंटा केव्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। अगला सवाल है, हु रोट अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? आंसर इज कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। और इनका और एक नाम है जो है विष्णुगुप्त। चाणक्य चीफ एडवाइजर और मेंटर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जिन्होंने नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर धनानंद को डिफीट किया और मौर्यन डायनेस्टी को सेटअप किया 322 बीसी के अराउंड। अगला क्वेश्चन है, व्हिच आर्टिकल डील्स विद एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? इसका आंसर है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है और इसका प्रैक्टिस को भी फॉरबिड करता है। आर्टिकल 17 को स्ट्रेंथन किया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 से। इस लॉ के तहत अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और इस लॉ के अकॉर्डिंग उसे पनिश भी किया जाएगा। आइए दूसरे ऑप्शंस को भी समझते हैं। आर्टिकल 15, ये एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सरकार किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वर्ण या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए धर्म और जाति को लेकर। लेकिन ये आर्टिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन अलाउ करती है। आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, सरकार किसी नागरिक को कोई टाइटल नहीं देगा, मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स को छोड़कर। फॉर एग्जाम्पल, कोई आर्मी में मेजर या जनरल बन जाते हैं तो उनके नाम के आगे वो टाइटल्स लगते हैं। कोई पीएचडी कर लेता है तो उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोई अलग तरीके का टाइटल्स नहीं देगा। सरकार की तरफ से जो अवार्ड्स मिलते हैं जैसे भारत रत्न या पद्मश्री, वो टाइटल्स नहीं है, वो सम्मान है। इस आर्टिकल के तहत कोई भी नागरिक विदेशी टाइटल्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया? साउथ इंडिया में सबसे लंबी रिवर कौन सी है? आंसर इज गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गंगा बेसिन के बाद गोदावरी बेसिन इंडिया में सबसे बड़ा है। वैसे तो काफ़ी सारे डैम्स बने हैं गोदावरी में, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पोलावरम डैम जो आंध्र प्रदेश में है, श्री राम सागर डैम जो तेलंगाना में है, और जयकवड़ी डैम जो महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है, केसरी न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया? सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने 2 अखबार स्टार्ट किए, केसरी जो मराठी में थी और महारत्ता जो इंग्लिश में थी। इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। उस जमाने के एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे वेलेंटिन चिरोल, जिसने तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का नाम दिया था। तिलक का फेमस स्लोगन है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये लाल बाल पाल ग्रुप के लीडर भी थे। लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तिलक ने गीता रहस्य किताब भी लिखा था। दूसरे ऑप्शंस में है गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नाम का एक संगठन स्टार्ट किया था जिसका ऑब्जेक्टिव था शिक्षा, सामाजिक सुधार और नेशनलिज्म को बढ़ावा देना। गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। लाला लाजपत राय ने भी 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, यंग इंडिया और द पीपल। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका स्टार्ट किया था 1917 में, और साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज से इनकी मौत हो गई। तभी इन्होंने एक फेमस लाइन कहा था, हर लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन के कब्र में कील बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म्ड इन व्हिच ईयर? प्लानिंग कमीशन किस वर्ष बनाया गया था? इसका आंसर है 1950। इसको नेहरू जी ने शुरू किया था, जो 5 ईयर्स प्लान बनाती थी और फंड्स एलोकेट करती थी स्टेट्स को डेवलपमेंट करने के लिए। किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा, किस इंडस्ट्री को कितना प्रायोरिटी देना है, ये सारी चीज़ डिसाइड करती थी प्लानिंग कमीशन। 2014 में मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को बंद करके 2015 में नीति आयोग से इसको रिप्लेस किया, जो कि एक थिंक टैंक है। ये फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। अब फंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइनेंस कमीशन करती है। इस चेंज का मेजर रीज़न यही है कि प्लानिंग कमीशन वाला कॉन्सेप्ट आउटडेटेड हो गया था और मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए सूटेबल नहीं था। ऊपर से स्टेट्स भी प्लानिंग कमीशन से खुश नहीं थी, उनके साइड से भी काफ़ी कंप्लेंट्स आती थी फंड अप्रूवल डिलेज के अराउंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स? मून किस प्लैनेट में सबसे ज़्यादा है? इसका राइट आंसर है सैटर्न। अभी तक लगभग
274 मून्स आइडेंटिफाई किया गया है सैटर्न के। इसके अलावा जुपिटर का मून गैनीमेड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? आंसर है जेम्स चैडविक। ये न्यूट्रॉन क्या होता है आप सबको पता ही होगा। ये एक एटॉमिक पार्टिकल है। एटम जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है, उसमें 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में एक साथ होता है और एटम के लगभग पूरे मास का जिम्मेदार ये न्यूक्लियस ही होता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में घूमते रहता है। और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होता है जिससे ये डिसाइड होता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। जैसे एक प्रोटॉन हुआ तो हाइड्रोजन, 2 प्रोटॉन हुआ तो हीलियम, 3 प्रोटॉन हुआ तो लिथियम। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रोटॉन का नंबर चेंज हुआ तो एलिमेंट ही बदल जाएगा और साथ ही बदल जाएंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। बाकी ऑप्शंस में है जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस और प्रोटॉन डिस्कवर किया था। आइंस्टाइन ने दिया था सबसे फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन इनको नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो ये याद रखिए, मिस्टेक होता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ? किस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? आंसर है रेड कलर। व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें 7 कलर्स होते हैं जो आपको रेनबो में भी दिखता है, जिसे विबग्योर कहा जाता है। विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है वो सबसे ज्यादा बेंड होती है प्रिज्म के थ्रू जाने पर, इसलिए रेड कलर सबसे नीचे दिखा है और वायलेट सबसे ऊपर है क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है और वो सबसे कम बेंड होती है। Which मुगल एम्परर built द पीकॉक थ्रोन? मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? राइट आंसर है शाहजहां। Which is the deepest place on earth? पृथ्वी पर सबसे गहरी जगह कौन सी है? इसका आंसर है मेरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में फिलीपाइंस के पास है और इसे चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। हु कंपोज्ड इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। ये इन्होंने अपने नवल आनंद मठ में लिखा था। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा की रासायनिक नाम क्या है? द आंसर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। इसे केक्स, कुकीज और ब्रेड्स बनाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा क्लीनिंग, टूथपेस्ट और फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका यूज होता है। अगला क्वेश्चन है। व्हिच रीजन इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस क्षेत्र को कहा जाता है? आंसर इज तिबेटियन प्लेट्यू। आरबीआई वॉज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? आरबीआई की स्थापना कब हुई? राइट आंसर है 1935। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और 34 ऑफिसेस हैं अक्रॉस इंडिया। अगला क्वेश्चन है। हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाया था? द राइट आंसर इज कैप्टन मोहन सिंह। आईएनए का फॉर्मेशन 1942 में सिंगापुर में हुआ था अंडर द गाइडेंस ऑफ रास बिहारी बोस। फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को लीड और एक्सपेंड किया था। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन? कौन सा ऑर्गन इंसुलिन बनाता है? आंसर है पैनक्रियास। आइए बाकी ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। लीवर बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। किडनीज जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड से फिल्टर करता है, जैसे यूरिया, एक्सेस वाटर या सॉल्ट्स। और स्प्लीन भी ब्लड को फिल्टर करता है, लेकिन ये ओल्ड ब्लड सेल्स, डैमेज ब्लड सेल्स और जम्स को फिल्टर करता है। एक्सेस पानी या नमक से इसको कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा स्प्लिन लिम्फोसाइट्स बनाती है जो हमारी बॉडी को वायरस, बैक्टीरिया या अदर इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है। व्हिच इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया? इंडिया की सबसे बड़ी खाड़ी झील कौन सी है? आंसर है छिल्का लेक, जो उड़ीसा में है और ये एशिया का भी लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ब्रैकिश मतलब मिक्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड सल्टी वाटर। हु गिव द स्लोगन डू और डाई? करो या मरो का नारा किसने दिया था? आंसर है महात्मा गांधी। ये स्लोगन क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया गया था जो 1942 में हुआ था। Which gases are produced in the हेबर प्रोसेस? हेबर प्रोसेस में किन गैसेस का यूज होता है? आंसर है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इस प्रोसेस को हेबर बॉश प्रोसेस भी कहा जाता है और ये एमोनिया प्रोडक्शन के लिए वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोसेसेस है। जर्मन साइंटिस्ट फ्रिट्ज हेबर ने इस प्रोसेस और उसके रिलेटेड डिवाइसेस और कैटलिस्ट को डेवलप किया था। Which is the largest desert in एशिया? एशिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका आंसर है अरेबियन डेजर्ट। ये मेनली सऊदी अरबिया में है और ओमान, यमन, यूएई, कुवैत, जॉर्डन और इराक तक फैला हुआ है। हु डिस्कवर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने डिस्कवर किया था? आंसर है सर आइजैक न्यूटन। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? किस स्टेट को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इसको लैंड ऑफ डॉनलिप माउंटेन्स और पैराडाइज ऑफ द बोटानिस्ट्स भी कहा जाता है। आसाम को लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स और टी गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नागालैंड को
लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है और मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया का निकनेम दिया गया है। आइए अब अगला सवाल देखें। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? द राइट आंसर इज मीरा कुमार। बाकी ऑप्शंस में है इंदिरा गांधी जो कि फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया है, ये सबको पता है। सरोजिनी नायडू इंडिया की फर्स्ट वुमेन गवर्नर फॉर स्टेट थी जब वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेकर ऑकर? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही जवाब है 1919। हजारों निहते लोग, औरतें और बच्चे रौलट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए जालियांवाला बाग अमृतसर में गैदर हुए थे। फिर उनके ऊपर ओपन फायर का ऑर्डर दिया था ब्रिटिश के जनरल डायर ने और हजारों में लोग मर गए थे। डायर ने एग्जिट गेट भी बंद कर दिया था ताकि लोग निकल ना सके गोलियां चलने के बाद। कुछ लोगों ने कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। रोलट एक्ट एक रिप्रेसिव लॉ था जो ब्रिटिश को किसी भी भारतीय को अरेस्ट करके बिना किसी ट्रायल के कैद करने की पावर देती थी। इसलिए इसका विरोध हुआ और फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी उनका नाइटहुड का खिताब वापस कर दिया जो उनको ब्रिटिश के नोबेल प्राइज जीतने पर दिया गया था। अगला सवाल है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस? किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? द राइट आंसर इज विटामिन ए। ऑप्शंस में बाकी है विटामिन सी जिसकी कमी से स्कर्वी होता है जिसमें ब्लीडिंग गम्स और लूज टीथ होते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है जिसमें वीक बोन्स एंड मसल्स होता है। और विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है इसलिए एक्सेसिव ब्लड ब्लीडिंग हो जाता है अगर कट लग जाती है तो। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज दादाभाई नौरोजी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के को फाउंडर थे और इन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। Which इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस? सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है? द राइट आंसर इज डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? द राइट आंसर इज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और बाकी ऑप्शंस में है थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था, मार्कोनी जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था और इनको 1909 में नोबेल प्राइज भी मिला था, निकोला टेस्ला ने टेस्ला कॉइल और एसी सिस्टम्स को इम्प्रूव किया था। हरप्पा वॉज डिस्कवर्ड बाय हरप्पा किसने डिस्कवर किया था? आंसर है दयाराम साहनी। 1921 में हरप्पा को डिस्कवर किया गया था और उसके बाद 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था। जॉन मार्शल जो है वो उस टाइम के एएसआई के डायरेक्टर थे और इन्होंने ही इंडस सिविलाइजेशन वाला टर्म पहली बार यूज किया। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर काफी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जिसमें ऐसे ही क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस से हमने इंडस या हड़प्पन सिविलाइजेशन का टॉपिक पूरा कवर किया है। ये वीडियो अंडरस्टैंडिंग और रिवीजन दोनों पर्सपेक्टिव से आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया? भारत में परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया? आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। आइए देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट एक्चुअली क्या था। इसको परमानेंट जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता था। ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू किया गया था। इसमें जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया, उन्हें ब्रिटिश को फिक्स्ड रेवेन्यू देना पड़ता था और जो खेती करते थे उनसे रेंट वसूला जाता था जमींदारों के द्वारा। इससे जमींदार पावरफुल बन गए और फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है व्हिच आर्टिकल डील्स विद नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी इस आर्टिकल में है। आंसर है आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी 3 कारणों के लिए डिक्लेयर किया जा सकता है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबिलियन। आइए बाकी ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। आर्टिकल 356 ये किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लागू करना अलाउ करती है अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार स्टेट्स को नहीं रन कर पा रही है तो इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। आर्टिकल 360 ये प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करना अलाउ करती है अगर इंडिया का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में हो तो। इससे सेंटर को फाइनेंसेस की पूरी कंट्रोल मिल जाती है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी भी कम की जा सकती है। अभी तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लागू नहीं हुआ। आर्टिकल 365 ये कहती है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंटर का डायरेक्शंस फॉलो नहीं करता है तो स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आर्टिकल प्रेसिडेंट्स रूल लागू करने का बेसिस बन जाता है। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस मींस। पहले तो जीडीपी क्या है ये समझते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब एक देश के अंदर एक साल में प्रोड्यूस होने वाला सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू। इसका फॉर्मूला है जीडीपी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जिसमें सी मतलब कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्स मतलब एक्सपोर्ट्स और एम मतलब इम्पोर्ट्स। इसमें इम्पोर्ट्स को घटाया जाता है। जीडीपी दो तरीके से कैलकुलेट होता है। एक है जीडीपी एट करंट प्राइसेस जिसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं
और इसका कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन शामिल होता है। और दूसरा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जिसको रियल जीडीपी कहते हैं। इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दिया जाता है और बेस ईयर के प्राइसेस से कैलकुलेट होता है। इससे एक्चुअल ग्रोथ पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि पिछले साल पूरे देश में 100 लीटर दूध का प्रोडक्शन हुआ और दूध का प्राइस था 10 रुपये पर लीटर, तो हमारा जीडीपी निकल के आता है 1000 रुपीज़। और इस साल पूरे देश में 100 लीटर दूध ही प्रोड्यूस हुआ, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण दूध का प्राइस था 20 रुपये पर लीटर, तो हमारा टोटल बन के आता है 2000 रुपये। तो नॉमिनल जीडीपी हो गया 2000 रुपये, लेकिन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस में इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाने के बाद हमारा जो जीडीपी बन के आएगा वो आएगा 1000 रुपये। एक्चुअल में कोई ग्रोथ हुआ ही नहीं, तो इससे एक्चुअल ग्रोथ पता चल। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? इस आंसर होगा एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has the largest forest cover in India? किस स्टेट में फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है? आंसर है मध्य प्रदेश। ये अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन व्हिच ईयर? पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर है 1526। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की। इससे दिल्ली सुल्तानेट का अंत हुआ और मुगल अंपायर का स्थापना हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना किसने की? आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज स्टार्ट किया 1875 में, जो कि एक सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट था जो वैदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता था, एजुकेशन को प्रमोट करता था, वुमेन वेलफेयर को सपोर्ट करता था, आइडल वर्शिप और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करता था। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि मूवमेंट भी 1870s में ही स्टार्ट किया था, जिसका मेन एम था लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाना, जो कि किसी कारण से दूसरे धर्मों में चले गए थे। और बाकी ऑप्शंस में है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था 1897 में। इन्होंने शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1893 में। उन्होंने वहां पर जो स्पीच दिया था वो आज भी बहुत फेमस है। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया था 1828 में। सती प्रथा को खत्म करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। अरबिंदो घोष एक रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे, जो बाद में एक स्पिरिचुअल लीडर बन गए। इनका पौंडीचेरी का आश्रम एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, जिसमें मैं भी गया था लास्ट ईयर। काफी अच्छी जगह है, मौका मिला तो जरूर जाइए आप लोग। अरविंद ने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था वंदे मातरम। आइए अब अगला क्वेश्चन देखें। व्हिच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? द राइट आंसर इज कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉटन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया का नाम इसको दिया गया। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? राइट, अहमदाबाद को कहा जाता है। और मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट को कहा जाता है कानपुर को। हमने सिटीज़ एंड निकनेम्स वाला वीडियो भी बनाया हुआ है एक्सप्लेनेशंस के साथ, काफ़ी डिटेल में। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हिच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इसका आंसर है फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके केमिकल बॉन्ड बनाने की क्षमता। पॉलिन स्केल से इसको मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड टुवर्ड्स द अरेबियन सी? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? सही जवाब है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल्स से निकलती है। ये विंध्या और सतपुरा रेंजेस के बीच बहती है। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन भी कहा जाता है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में नर्मदा पर बना हुआ है। ये पूरी तरह से ईस्ट टू वेस्ट बहने वाली सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है। नर्मदा रिवर गल्फ ऑफ खंबात से होके अरेबियन सी में जाकर गिरती है। ताप्ती रिवर सतपुरा रेंज से निकलती है और नर्मदा के पैरेलल वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों रिफ्ट वैली रिवर्स हैं। रिफ्ट वैली मतलब एक लंबी और गहरी घाटी जो जमीन के फट के अलग होने पर बनती है। दामोदर रिवर भी एक रिफ्ट वैली रिवर है, ये भी याद रखिए। अगला है, हु इज द राइटर ऑफ बंगाली प्ले नील दर्पण? बांग्ला नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? द राइट आंसर इज दीनबंधु मित्रो। नील दर्पण एक फेमस बांग्ला नाटक है जिसे दीनबंधु ने 1860 के अराउंड लिखा था। यह नाटक इंडिगो किसानों पर होने वाले अत्याचारों को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल लेबर डे? इंटरनेशनल लेबर डे किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 1 मई। इंटरनेशनल लेबर डे को मे डे भी कहा जाता है। इस दिन का ऑब्जेक्टिव है मजदूरों के अधिकार, सुरक्षा और काम की बेहतर कंडीशंस को इंश्योर करना। इस दिन का शुरुआत 1886 में शिकागो के हे मार्केट आंदोलन के बाद हुई थी। भारत में लेबर डे पहली बार 1923 में चेन्नई में मनाया गया था। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन और वैल्यू मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें ताकि हमें भी पता चले कि आपको सही में वैल्यू मिला है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।